भारत को कहा जाता है कि उत्सवों का देश है। हर रोज कोई ना कोई उत्सव रहता है और उसमें भी सबसे बड़ा उत्सव होता है हमारी होली है, दिवाली है, ईद है। और ईद तो पूरे महीने भर चलता है, रमज़ान चलता है और ये पवित्र मास है, इसमें उपवास रहते हैं अपने मुस्लिम समुदाय के लोग। और इस बार इत्तेफ़ाक है कि रमज़ान और नवरात्र दोनों साथ पड़ रहा है और यही खूबसूरती है हमारे देश की। रंग-रंग के फूल एक गुलदस्ते में खिलखिलाते हैं, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, सुगंधित करते हैं पूरे देश को और यही हमारे देश की खुशबू है। लेकिन कुछ लोगों के रास नहीं आता है। कुछ लोगों को ये रास नहीं आता है कि सारे फूल एक साथ एक गुलदस्ते में लगे रहें। वो उनको नोचने में लग जाते हैं कि किस तरीके से इनको नोच करके अपनी तिजोरी में के इसको हवाले कर दें या अपने मित्रों के हवाले कर दें। इस समय देश बाहर से भी दिखाई जो पड़ रहा है, अंदर से तो सब दिखाई पड़ता है, सब बहुत बढ़िया 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 है। लेकिन जिस तरीके का हमला हमारे प्रधानमंत्री के मित्र ट्रंप साहब कर रहे हैं और फिर उसको शायद बैलेंस करने के लिए या जो भी हो, अंदर भी जो इनके संघर्ष छिड़ा हुआ है, तो इस सबसे ध्यान भटकाने की भी पर्याप्त कोशिश हो रही है। और उस कोशिशों में ये है कि किस तरीके से अव्यवस्था उत्पन्न किया जाए और उस अव्यवस्था का केंद्र हमारा उत्तर प्रदेश भी बना हुआ है। यहाँ तो रोज एक पुलिस वाला जाकर के डंडा खड़का कह देता है कि अब तुमको अपने छत पर भी नमाज नहीं पढ़नी है, अब तुमको सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है। अरे भाई, अब तो बस यही बचा है कि आपको घर में भी नमाज नहीं पढ़नी है। हम नमाज न पढ़ने जाए न पढ़े तो हम कहाँ क्या करेंगे। मंदिरों में भी यही स्थिति है। मंदिरों की सारी संपत्ति को लूट करके और उसको पूरा पर्यटन स्थल इन्होंने बना दिया है, पूरा दुकान बना दिया है। और वही चीज करने की ये लोग सोच रहे हैं वक्फ की जमीनों को भी लेकर के। वक्फ बोर्ड इस समय चर्चा में बना हुआ है। इस समय क्या, पूरे साल भर से लगभग चर्चा में बना हुआ है। चर्चा में तो पहले भी हुआ करता था, क्योंकि वक्फ के पास पर्याप्त संपत्ति है, उसके पास जमीन है, उसके पास संपत्ति है। और उस संपत्ति वो संपत्ति किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति समुदाय की संपत्ति है, वो संपत्ति देश की संपत्ति है, वो संपत्ति आम आदमी के, आम जन के सुविधाओं के लिए उसका कैसे उपयोग होगा, उसकी पूरी व्यवस्था है उनके यहाँ। लेकिन हमारी सरकार तो इंच इंच जमीन खोज करके उनको ये है कि किस तरीके से इकट्ठा करके अपने किसी मित्र के हवाले कर दिया जाए, देश की पूरी संपत्ति किस तरीके से काट छाट करके अपने किसी मित्र के हवाले कर दिया जाए, एकमात्र उनका। और वही चीजें इस समय वक्फ बोर्ड पर भी इनकी निगाहें टिकी हुई है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये मान के चलते हैं कि देश में 80 वर्सेज 20 का की अपना लड़ाई है, तो 20% का हमको वोट नहीं चाहिए, तुम अपना लेके जाओ, तो तुमको जहां जाना, पाकिस्तान जाओ, ईरान जाओ, अरब जाओ, जहां जाओ, हमको केवल 80% से मतलब है। 80 लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे तो हमारी सरकार बनती रहेगी और हम जो चाहे सो करते रहेंगे। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के अभी फिलहाल जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उस संग्राम में पहले केरल ने विरोध किया इनका, फिर बेंगलोर ने इनका विरोध, कर्नाटक ने विरोध किया, अब तमिलनाडु ने भी मोर्चा खोल दिया है। और उसके साथ जब से ये लोग 400 का नारा देकर के आए थे और इनको था कि हम पूरा संविधान बदल देंगे और क्या क्या कर देंगे, जो चाहते सो करते, लेकिन जनता ने इनको नकार दिया। अब उसके साथ आज की तारीख में ये बैसाखियों पर टिके हुए हैं और बैसाखियों में भी इनके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो अपने आप को समाजवादी धारा के तैराक भी मानते हैं। उनके साथ दिक्कत है कि वो इस पर वो क्या कहें, वो कैसे करें। तो कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। लेकिन स्थिति तो है दुविधाजनक। और इस तरह उसके साथ साथ खास करके कल अभी जो जिस तरीके से प्रस्ताव पारित किया अपना तमिलनाडु ने, हालांकि उसके पहले केरल ने कर दिया था, कर्नाटक ने कर दिया था और तमाम जगहों से उसकी आवाजें आ रही हैं। और मजबूत आवाज उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उठा रही है और मजबूत आवाज बिहार से उठ रही है, तरह तरह की आवाजें उठ रही है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वक्फ बिल जो पेश है उसकी क्या स्थिति रहेगी सदन में और क्या स्थिति रहेगी देश की राजनीति पर, वो कितना असर डाल पाएगा, क्या असर डाल पाएगा। आइए हम प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं डॉक्टर इरफान इंजीनियर साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बंगलौर से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार कॉलमनिस्ट आजम साहिद साहब,
तो हम पहले चलते हैं शाहिद साहब की बात करते हैं कि सर क्या स्थिति है आपके कर्नाटक में जो वहाँ पर लीड लिया था, लेकिन आज की तारीख में स्टालिन कुछ ज्यादा आक्रामक तरीके से और खास करके दक्षिण भारत के सारे राज्यों को, चाहे वो परिसीमन का मामला हो, चाहे वो अपना सीट का मामला हो, चाहे वो जनसंख्या गणना का मामला हो, और चाहे वक्फ बिल का मामला हो, उन्होंने लीड लिया है इसको। आप इसके पीछे की राजनीति और आने वाले दिनों में आप इसका क्या प्रभाव देखते हैं? जी जी बोलिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जानते हैं, और जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है उन राज्यों में, यहाँ सबने एक मोर्चा बना रखा है। जिस तरह अभी बताया आपने केरल में, फिर इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु में, यहाँ की असेंबली में रेजोल्यूशन तो पास हुआ है कि हम इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। और ये भी बताया गया है कि ये वक्फ का मामला जो है, रिलीजियस मैटर का जो रिलेटेड इश्यू है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, और इसमें स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को मिलकर साथ में आपस में बातचीत करके डिसीजन लेना पड़ता है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जिस तरह की 2024 का ये इश्यू है, पार्लियामेंट में जब इसकी गूंज हुई थी तो जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो बन गई थी, और इसमें अपोजिशन के तमाम लोगों ने अपना अपना उसमें उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था, और अपना जो स्टैंड था वो उन्होंने उसमें बताया था। ये समझा जा रहा था कि भाई जहाँ जेपीसी पूरे राज्यों में वो जो गई थी, और अपोजिशन के लोगों ने और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दी पीपल जो है कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के, सब ने अपना अपना उनको एक स्टैंड बताया था। ये समझा जा रहा था कि भाई जेपीसी इन तमाम चीजों का नोट लेगी, मगर यूनिलैटरली बिल्कुल प्रिजुडाइज्ड और बयास तरीके से जब वो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है, तभी तो मुझे लग रहा है कि साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में जो उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है, ये एक पॉजिटिव स्टेप मुझे लगता है। पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आज एक कॉल दे रखी थी कि आज जितने भी लोग जाएंगे नमाजों को, जुम्मतुल विदा जो आखिरी जुमा है रमजान के महीने का, सभी ने यहाँ कर्नाटक में, हमने देखा है कि न्यूज चैनल्स में ये रिपोर्ट आई है कि सभी ने ब्लैक पट्टी अपने बाजू पे बांध कर उन्होंने इसको खामोश तरीके से प्रोटेस्ट किया था। और शायद ये भी आप जानते होंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये जो बिल है, इसके विरोध में सबसे बड़ा यहाँ पर जो पब्लिक प्रोग्राम हुआ था वो बेंगलुरु ही से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद जंतर मंतर का वो आप जानते हैं, फिर इसके बाद पटना में हुआ है, और ये भी समझा जा रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में जो कैपिटल है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, वहां भी ये होने वाला है। और मैं ये कहना चाहूंगा, तो ये बिल्कुल हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है, मदाखलत है मुसलमानों के शरीयत के मामले में, और इसको जो हुकूक रहे हैं रिलीजन के एतबार से हड़पने की कोशिश की जा रही है कि इसमें मस्जिद है, कब्रस्तान है, खानखा है, दरगाहें हैं। इसमें जिस तरीके से जो चल रहा था वक्फ एक्ट के मुताबिक, आप ये बता रहे हैं कि इसमें तमाम चीजें सीधी हो जाएंगी। इसमें बीजेपी का वो एजेंडा शामिल है, आरएसएस का वो एजेंडा शामिल है कि किसी ना किसी तरह से वजह बेवजह मुसलमानों को वर्गलाया जाए और इन्हीं मसाइल में उलझा कर रखकर उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाए। ऐसा मैं मानता हूँ तिवारी साहब। फिर चलते हैं शाहिद साहब के पास। अभी आपने कहा कि पीठ में छुरा, तो इनका तो काम ही है मन में राम बगल में छुरी अपना लेकर के इनके तो पूरे आंदोलन की प्रक्रिया ही वही चलती है। और खास करके ये वक्त ये बिल को लेकर के अपना जेपीसी में आपने देखा कि ये जेपीसी भी तो एक तरीके की अपना संसद ही थी, वहां पर किसी की आवाज नहीं सुनी गई, और इन्होंने धर्म से अपने तरीके से जो जो जो, जो प्रस्ताव संशोधन लाने थे अपना ला करके जोड़ के उसको और बल्कि रद्दी करके उसको आपके सामने पेश कर दिया, सामने ला दिया। लेकिन यह जो यात्रा शुरू हुई है कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु होती हुई देश के पैमाने पर आगे बढ़ रही है, और जिस तरीके से और मोबिलाइजेशन हो रहा है लोगों का, तो क्या इसका भी हर सदन में जेपीसी जैसा ही होने वाला है, या आगे आप इसमें क्या देख रहे हैं? अपने सलीम साहब तो बहुत उत्साहित हैं कि अपना सड़क पे आकर के आंदोलन कर देंगे, लेकिन आंदोलन की स्थिति भी तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना क्रश करके कि अभी होली में ये रंग खेलना है लोगों को, तो आप सारी मस्जिदों पर आप तिरपाल डाल के ढक दीजिए। अरे माने क्या तरीका है, क्या तत्व है? तो ऐसी हालत में आप अपने देश की पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया को और इस वक्फ बिल की आप कौन सा हद देखते हैं? जी जी, बिल्कुल सही है कि मैं नहीं समझता हूँ जिस तरह से जेपीसी ने एक तरह से नाटक रचा है, और जो बीजेपी चाह रही है कि किसी न किसी तरह से
मुसलमानों के जो हुकूक हैं उसको हथियाया जाए। जहां तक केरल का, तमिलनाडु और कर्नाटक की असेंबली का रेजोल्यूशन है, वो अपनी चीजों पर पाबंद रहेंगे ही। और अब देखना यह है कि आंध्र प्रदेश में उसका क्या स्टैंड होता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनकी दो बैसाखियों से तो ये पूरी एनडीए सरकार चल रही है। इन्होंने तो पहले इशारा दिया था, अब वो खामोश हो गए हैं। पता नहीं उनके अंदर और क्या राजनीति छुपी हुई है। ओवरऑल ये कहा जाए कि मुसलमान, बिल्कुल सड़क पर आम चलने वाला मुसलमान हो या पढ़ा लिखा मुसलमान हो, सभी को अब ये मालूम हो गया है कि मुसलमानों का जो हक कॉन्स्टिट्यूशनली है उसको खत्म करने की पूरी तरह ये कोशिश हो रही है। और जिन 3 सरकारों का जो भी जिक्र आया है कि तमिलनाडु हो या ये आपका केरल या कर्नाटक, यहाँ की सरकारें ये चाहती हैं कि सिर्फ मुसलमानों को खुश करना नहीं है, बल्कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन को देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को देखकर वो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली जो भी चीज होगी उसको रोकने के लिए ये सरकारें पाबंद रही हैं। और इसका मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में असर तो होगा ही। और जिस तरह से अभी ये के पाशा साहब ने बताया कि हमारे पास कोर्ट भी है, और देखते हैं कि आइंदा दिनों में और क्या क्या होने वाला है। बल्कि पूरी तरह से ये कोशिश है, कारस्तानी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये काला कानून है। इसके तहत ये कानून लाकर मुसलमानों को वंचित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनके जो अधिकार हैं उससे उनको वंचित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूं कि ये उतना आसान नहीं होगा जिस तरह से एनडीए या बीजेपी या आरएसएस समझती है। तिवारी साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नसलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कह लीजिए। एक बात मैं कहना भूल गया था, वो ये है कि बेसिकली ये जो लड़ाई है बीजेपी के लिए राजनीति की लड़ाई है, और उनके जो भक्त हैं उनके अपीजमेंट की लड़ाई है। लेकिन ये कि बुनियादी तौर से ये इंसाफ, जुल्म और जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। तो भारत में जितने लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो है वो कानून का राज होना चाहिए, यहाँ पर समता होनी चाहिए, यहाँ पर समानता होनी चाहिए, और सारे लोगों के जो अधिकार है उनकी रक्षा होनी चाहिए, वो सब लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे। मैं अभी यहाँ पे एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था बंबई में, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वर्कशॉप था, और उसके अंदर सारे समुदाय के लोग जो है वो शामिल थे। उसमें हिंदू भी थे, उसमें बौद्ध भी थे, उसमें सिख भी थे। तो ये सारे लोग जो है जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो गुंडाई ना हो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती ना हो, वो सब एक साथ हैं। तो ये जो इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई है, इसमें अल्टीमेट जीत जो है वो इंसाफ की होगी, इसका मुझको जो है वो पूरा विश्वास कि इंसाफ की तो जीत होती है। अब हम एक बार फिर चलते हैं पासा साहब के पास। ये पासा जी, हम देखते हैं कि ये जो सरकार और खास करके मोदी जी वोट की तो खैर अपना जो जैसे चिंता करते हैं, अंतरराष्ट्रीय दबाव इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही असर करता है। और आज हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि अकेले ट्रम्प इनके ऊपर भारी पड़े हुए हैं, पूरी दुनिया एक तरफ, और ट्रम्प को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो वह बिल कोई छोटी मोटी इशू नहीं रहेगा, इसका तो व्यापक असर पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये संसद में अपना मोदी जी के अपने विदाई के साथ ही साथ इसकी भी तो विदाई हो जाएगी, या आगे आने वाले दिनों में भी ये भारतीय राजनीति पर असर डालेगा? जी, तिवारी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये है कि कुछ मैं जब जेएनयू में पढ़ाता था 2 साल पहले, रिटायर होने से पहले, एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कुछ अर्से पहले सेमिनार हुआ था। उसमें डॉक्टर रफीक जकरिया, जो बॉम्बे के थे, मुस्लिम लीडर, कांग्रेस के लीडर और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक इस सेमिनार में बताया कि जब उनकी बात जवाहरलाल नेहरू से हुई थी एक मर्तबा, तो वो चौंकाने वाली बात थी, और वो ये कि वो कुछ मस्जिद के मामले में प्रधानमंत्री नेहरू के पास गए थे, वो पिटीशन लेके कि वो
ये कृषि भवन या कुछ और आसपास की एक मस्जिद थी, जहां वो कुछ हिस्सा तोड़ के रोड या सर्कल बनाना चाहते थे। तो उस इश्यू को लेके उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के पास गए और नेहरू ने उनको समझाया कि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और उनके साथ 4-5 और भी कांग्रेस लीडर्स गए हुए थे। तो उनके सामने जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि जो 2/3 हिस्सा नई दिल्ली का है, जो कैपिटल है इंडिया का, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो नेहरू ने हंस के रफीक ज़करिया को बताया कि अगर ये सब खाली करके हम वक्फ को दे दें तो हमारा कैपिटल जो है, इंडिया का कैपिटल ही जो है कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो जो सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट और जो कब्जा कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट ही है। मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन सभी जगह, चाहे नई दिल्ली में हो या कहीं और हो, जो सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हुआ है वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। और मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथों से या वक्फ से निकल के गवर्नमेंट के कब्जे में है और किसी भी तरह उसको वापस लेना नामुमकिन है। ये खुली बात है। और चाहे कोर्ट में जाए या कोई आंदोलन करे, जो सलीम साहब बता रहे थे, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आता हूं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। अभी 2 दिन पहले अमेरिका की कांग्रेस की एक कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी का नाम लिए हैं पहली बार ये कमीशन। ये तो गुजरात से दंगे हुए तब से लगातार हर साल ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पेश करते आ रही है और जिसमें साफ तौर पे बताते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको मारा पीटा जा रहा है, और कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। लेकिन इस बार ये कमीशन जो कि बाईपार्टिजन है, दोनों रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स होते हैं इसमें, और इसमें इन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। बीजेपी उनके मुताबिक पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मुसलमानों के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया और इतना हेट्रेड स्प्रेड किया और इतने कई लीडर इसमें शामिल थे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई की इलेक्शन में वोट जीतने के लिए। और इसको लेके एक और रॉ एजेंट जो विकास यादव था, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट गुरबख्श सिंह पन्नू के बारे में भारत सरकार जो एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रही है अमेरिका को, उसको भी लेके सैंक्शंस भारत के ऊपर लगाए जाए बोल के पहली बार उन्होंने इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। सैंक्शंस यूजुअली जो है अमेरिका के दुश्मनों पे होती है, जैसा रूस के ऊपर, ईरान के ऊपर, क्यूबा, वेनेजुएला या चीन, या पहले शाम या लिबिया या कुछ और सूडान वगैरह पे हुआ करती। लेकिन इस रिपोर्ट में पहली बार माइनॉरिटीज को लेके और रॉ को लेके भारत के ऊपर सैंक्शंस थोपने का सलाह दिया है इस रिपोर्ट में। और हालांकि ये एडवाइजरी रिपोर्ट है कि इस कमीशन की, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्फ बिल के बैकग्राउंड में, कि जो खालिस्तानी मूवमेंट है कनाडा में, अमेरिका में और ब्रिटेन में वगैरह सब, तो ये जो एनडीए सरकार जो चाहती थी खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। और खालिस्तानी मूवमेंट इतना तेज हो गया, इतना मजबूत हो गया है वहाँ, और सिख जो है मिनिस्टर्स भी हैं कनाडा में और कई प्रोविंसेस में, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हुए हैं और उनके गुरुद्वारा और उनके एसोसिएशंस इतने मजबूत हुए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। पिछले 5 सालों से मैं रेगुलर कनाडा और अमेरिका जाता आ रहा हूँ, 6 महीने वहाँ बाकायदा रहता हूँ, और मैं टोरंटो से लेके
विनीपेग और कई अमेरिकन प्रोविंस स्टेट्स में सिख्स जो है इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए हैं, और इनके पार्टीज में और इनके प्रोग्राम्स में जो रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स और लिबरल पार्टी कनाडा में जो आते हैं, तो इनका जड़ जो है बहुत मजबूत हो गया है। और ये दोनों हुकूमतें, अमेरिका और कनाडा, कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे मोदी और भारत सरकार बहुत चिंतित हैं कि ये हमारे कहने के बावजूद भी इन पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और सेसेशनिज्म और टेररिज्म ये बढ़ा रहे हैं बोल के। तो ये हथियार की तरह ये रिपोर्ट ट्रंप जो है मोदी के खिलाफ या उनकी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप देखिए, जो CIA है, हर एक भारत के शहर में कोने कोने में, चप्पे चप्पे में वो अपने पंजे रखा हुआ है, और लाखों के लोग उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। सिर्फ CIA ही नहीं, MI6 जो ब्रिटेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, या मोसाद है, या और खाड़ी के देश भी उनके साथ मिलके काम करते हैं, चाहे जॉर्डन हो, सऊदी हो, इमारात हो, दूसरे, ये सब इकट्ठा करके भारत में जो भी हो रहा है माइनॉरिटीज के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पे, ये सब इंफॉर्मेशन ये इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, FBI और MI6 को सब देते हैं। तो अमेरिका के पास इतना सारा डेटा है, ये बीजेपी और ये जो हरकतें कर रहे हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो इसको ये रिपोर्ट के जरिए जो डरा रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, वो एक तरह से असगर की तरह मोदी सरकार को लिपेट लिए। वो कभी भी कहीं भी इसको इस्तेमाल करके चाहे टैरिफ में धमकी दे सकते हैं, या हथियार हमसे खरीदे बोल के धमकी दे रहे हैं, और चीन के खिलाफ आप ये करिए बोल के उनको भी उकसाते हैं। तो जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी डाल के मिलिट्री प्लेन में लाया गया, और मोदी सरकार उसको खंडन करने के बगैर विदेश मंत्री पार्लियामेंट को ये बताते हैं कि ये अमेरिका की नीति है और हम इसको सहेंगे बोल के। तो ये जो लाचारी मोदी गवर्नमेंट बता रही है, तो ये इसकी वजह से ही है। इनकॉम्पिटेंस जो रॉ एजेंट्स के जरिए और जो रिलीजियस फ्रीडम कमीशन की रिपोर्ट माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। और जिस तरीके से शेख हसीना को हटाया गया, और मालदीव्स में, श्रीलंका में, नेपाल में और दूसरे पड़ोसी देशों में जो अमेरिका का हाथ था, इससे मोदी सरकार, मोदी खास तौर पे वो डर गए कि मेरा नंबर भी आने वाला है, तो इसीलिए जल्दबाजी करके वो व्हाइट हाउस चले गए और पूरे पत्ते जो है व्हाइट हाउस की ट्रंप के सामने रख दिए। हम जो भी आप चाहेंगे, कूड़ा कचरा भी हम इंपोर्ट करेंगे,